guys, my name is Prashant and you're watching New Indian Era. So finally आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है सॉलिड स्टेट का। और आज इस चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर हम लोग धमाकेदार तरीके से कंप्लीट अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड उसके टाइप्स, जो 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। यार आप सबने हमारे लेक्चर नंबर 1 को बहुत प्यार दिया और बहुत सारे बच्चे कहते भैया लाइव लेक्चर लो, लाइव लेक्चर लो, लाइव लेक्चर लो। यार डोंट वरी, 2 से 4 सेशन अभी रिकॉर्डिंग होने दो, फिर मैं आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल दूंगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट का प्रॉपर टाइम टेबल आप लोग को मिल जाएगा। तब आप लोग बढ़िया अच्छे से पढ़ना शुरू कर दोगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है सॉलिड स्टेट का, जिसमें हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड उसके टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। गाइस आप सब लोग ना वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार। मैं एम रखता हूं कि इस वीडियो को कम से कम 1000 बच्चे लाइक करेंगे, यानी कि जितने बच्चे आते हैं हर एक बच्चा एक लाइक करके जाएगा। और कमेंट में जरूर बताया करो कि लेक्चर नंबर 1 कैसा लगा, तभी आगे बढ़ना, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 कैसा था पहले एक कमेंट बता दो, लिख दो एकदम बढ़िया अच्छे से, और एक हार्ट भेज दो रेड सा, और मुझे पता चल जाएगा कि भैया आपको बहुत अच्छा पसंद लगा है लेक्चर 1 एकदम धमाकेदार तरीके से। अब तो भैया व्हेन न्यू इंडियन एरा इज हियर देन व्हाई टू फियर, जब एनआई है साथ तो डरने की क्या बात। चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री क्लास 12 क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट्स टाइप, चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, अब की बार 95% पार। ठीक है चलो शुरू करते हैं, शुरुआत करें। सो कितने बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 को डिटेल में देखा, ये भी कमेंट कर दो एक बार, ठीक है। चलो तो आज गाइस हम लोग शुरू करेंगे। अपना टॉपिक का नाम है हमारे आइसोमॉर्फिज्म। इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के दोनों के डिफरेंस को डिटेल में पढ़ा था, यहां तक के टॉपिक को। अगर मैं आपके टेक्स्ट बुक की बात करूं तो टेक्स्ट बुक में बच्चा पार्टी हमने पेज नंबर 2 का ये जो एमॉर्फस सॉलिड का पार्ट है, यहां तक हमने कंप्लीट चीजें पढ़ ली। देखो मैंने एग्जांपल भी आपको ग्लास, प्लास्टिक, रबर, टार एंड मेटालिक ग्लास का सबका आपको एग्जांपल दिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा आपके सामने क्वेश्चन देता हूं। आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, आइडेंटिफाई द अरेंजमेंट ए, ये अरेंजमेंट ए है और ये अरेंजमेंट बी है। इनमें से बताओ कि कौन सा क्रिस्टलाइन है। अरेंजमेंट ए क्रिस्टलाइन है कि अरेंजमेंट बी क्रिस्टलाइन है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि अरेंजमेंट ए क्रिस्टलाइन है कि अरेंजमेंट बी क्रिस्टलाइन है। कौन सा एमॉर्फस है, ए वाला एमॉर्फस है कि बी वाला एमॉर्फस है। कौन सा क्रिस्टलाइन है, ए वाला क्रिस्टलाइन है कि बी वाला क्रिस्टलाइन है। आपको बताना है कौन सा क्रिस्टलाइन है, कौन सा एमॉर्फस अरेंजमेंट है पार्टिकल का। आप लोग कमेंट करोगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक को। तो आ जाते हैं फिर। मैंने बहुत ही प्यारी सी आप सबके लिए नोट्स बढ़िया अच्छी सुंदर सी बनाई है, ठीक है। तो इसी नोट्स में से आज हम लोग आगे की चीजों को कवर करेंगे। चलो तो आइसोमॉर्फिज्म क्या लिखा है बच्चा पार्टी यहाँ पर, आइसोमॉर्फिज्म। देखो डरो मत, इतना आसान बना दूंगा ना, आप बोलोगे भैया इतना चिंदी है ये आइसोमॉर्फिज्म का टॉपिक, हमने सोचा ही नहीं था कभी भी। देखो भाई, आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर, यानी कि सेम स्ट्रक्चर। कुछ इस तरीके से याद रखना, सेम स्ट्रक्चर टाइप, कुछ ऐसे ध्यान देना अच्छे से। वही सेम वर्ड डेफिनेशन में आएगा, ये चीज आपको समझ के रखना है। तो कभी भी पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी आइसो आ जाए, समझ जाना किसी सेम चीज की बात चल रही है। तो सेम या मॉर्फिज्म मतलब स्ट्रक्चर, यानी कि टू, अब इसके डेफिनेशन देख लो, टू और मोर सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी कि दुनिया के 2 या 2 से ज्यादा ऐसे सब्सटेंस, जैसे कि आपने शक्कर उठाया और आपने मिश्री खाई है, मिश्री, माखन मिश्री, कृष्ण भगवान खाते थे, मिश्री खाई है मिश्री। तो मिश्री पता ना, अब हम लोग हिंदी में उसको मिश्री बोलते हैं, मराठी मध्ये काय म्हणतात त्याला आपण आम्हाला माहित नाही, ठीक है। तो मिश्री और शक्कर है, मान लो जैसे दोनों शुगर ही है, तो दोनों का स्ट्रक्चर हो सकता है, स्ट्रक्चर जब कार्बन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो सेम दिख सकता है। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बस यही मैं कह रहा हूं कि 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर सेड टू बी आइसोमॉर्फस, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस हो, लेकिन उसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला ऐसे बॉन्ड करके, वो सेम होगा। अब आपको समझ रहा है, यानी स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम होगा लेकिन सब्सटेंस अलग अलग होगा। समझा कि नहीं समझा, बस यही बात बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। केमिकल कॉम्पोजिशन हैविंग सेम एटॉमिक रेशियो। अब आप बोलोगे एटॉमिक रेशियो क्या होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, ये थोड़ा सा पूछोगे ना। जैसे कि देखो, अब केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब जैसे कि H2O है, तो H2O में कौन से केमिकल एलिमेंट कंबाइन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिल करके H2O बनाते हैं,
यही इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है। तो एटॉमिक रेशियो क्या बनेगा, H2O में हाइड्रोजन हमारे 2 हैं और ऑक्सीजन हमारा ये 1 है, यानी 2:1 का रेशियो बनेगा। अब समझा एटम का रेशियो कितना सिंपल है ना, एटॉमिक रेशियो का मतलब एटम का रेशियो। तो आइसोमॉर्फिक कंपाउंड में जो हमारा एटम का रेशियो होता है वो एकदम सेम टू सेम होता है। जैसे कि मान लो अगर मैंने लिखा H2O और मैंने लिखा CO2, तो H2O में 2:1 का रेशियो बनेगा और CO2 में 1:2 का रेशियो बनेगा, क्योंकि कार्बन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। अब समझा आपको रेशियो क्या होता है, एटम का रेशियो। किसी भी जैसे H2SO4 है तो H2 यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे सॉरी सल्फर यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो 2:1:4 का रेशियो बनेगा एटम का। तो जितने भी एलिमेंट कंबाइन होते हैं वो एटम होता है, एटम का रेशियो ही एटॉमिक रेशियो है। तो यहाँ पे 2 या 2 से जो सब्सटेंस आप ज्यादा लोगे ना उनके एटम का रेशियो सेम होगा, सेम होगा। कैसा होगा, सेम होगा। आइसोमॉर्फिज्म में एटॉमिक रेशियो 2 सब्सटेंस का सेम होता है। आ जाओ बताता हूं कैसे। अब जैसे कि मान लो आपने NaF और MgO ले लिया, तो NaF यानी कि सोडियम फ्लोराइड और MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सोडियम भी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे फ्लोरीन भी 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 1 है। तो दोनों का रेशियो क्या बनेगा, दोनों का इन दोनों का एटॉमिक रेशियो सेम टू सेम है कि नहीं है, तो 1:1 है रेशियो इनका। सेम तरीके से NaNO3 और CaCO3 का ले लो, यानी कि सोडियम नाइट्रेट। लिखते जाओ बच्चा पार्टी, लिखते जाओ, क्या कर रहे हो, पेन पेंसिल उठाओ। सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। सोडियम यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है। मैंने कितना सुंदर तरीके से बताया, आपके बुक में ऐसा दिया ही नहीं है, सिर्फ लिख दिया है यार। यहाँ पे कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे 3-3 है, तो 1:3 का रेशियो यहाँ पे बना। समझा, 1:1:3 का। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल ले लिया, आपके बुक में नहीं दिया ये। तो यहाँ पे 1:2 का रेशियो, यानी कि इनका केमिकल रेशियो क्या होगा, एटॉमिक रेशियो क्या होगा, 1:2 का रेशियो होगा। अब आपको समझ में आ गया, यानी कि आइसोमॉर्फिज्म में एटॉमिक रेशियो जो होता है वो एकदम सेम टू सेम होता है। समझ गया, ये बात आप ध्यान देना। तो आइसोमॉर्फिज्म में एटॉमिक रेशियो सेम होता है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस का क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी सेम होता है। और एग्जांपल के लिए आप ये एक लिख दोगे, आपको मिल गए 2 मार्क्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक। अब किसका टॉपिक पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहां पर बच्चा पार्टी, पॉली का मतलब होता है मेनी, मॉर्फिज्म मतलब स्ट्रक्चर, MORF। मॉर्फ मतलब स्ट्रक्चर होता है, किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर किसी भी चीज का। तो मॉर्फिज्म मतलब स्ट्रक्चर, पॉली मतलब मेनी, यानी कि बहुत सारे स्ट्रक्चर। आइसोमेरिज्म में सेम स्ट्रक्चर, पॉलीमॉर्फिज्म में बहुत सारे स्ट्रक्चर, यानी कि सिंगल सब्सटेंस एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। आपको समझने में क्या बोल रहा हूं, यानी कि एक सिंगल सब्सटेंस जो होगा वो एक सब्सटेंस के बहुत सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। समझा कि नहीं समझा। जैसे H2O है तो आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो और आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। इसके 2-2 क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन सकते हैं। समझा। तो एक सिंगल सब्सटेंस जो एग्जिस्ट करता है 2 या 2 से ज्यादा क्रिस्टल फॉर्म में, 2 या 2 से ज्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में। अब आपको क्लियर हो गया। चलो, तो यहां पर बच्चों पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि एक सब्सटेंस के बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि सिंगल सब्सटेंस हैविंग 2 और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म और 2 और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। समझा। तो इसमें 2 कंडीशन आती हैं, या तो एक सब्सटेंस का या तो एक एलिमेंट का, 2 इसमें कंडीशन आती हैं। एक सब्सटेंस भी तो ऐसे हो सकते हैं कि सिंगल सब्सटेंस हो लेकिन उसको बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से उसको फॉर्म किया जा सकता है ऑन पेपर, उसके स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट भी होते हैं जिनको बहुत सारे तरीकों से बनाया जा सकता है, उसका एक ही फॉर्म हो, मतलब एक ही एलिमेंट हो लेकिन उसके फॉर्म बहुत सारे हो सकते हैं। तो सब्सटेंसेस में बात कर लेते हैं। हमारा एक कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 होता है, आप सब जानते हो इसके बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट एंड CaCO3 के बारे में आप सब जानते हो। तो जैसे कि दुनिया में बच्चा पार्टी कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3 सिर्फ अकेले नहीं पाया जाता, ये कैल्साइट और एरेगनाइट ये 2 मटेरियल के फॉर्म में पाया जाता है। यानी कैल्साइट और एरेगनाइट दीज आर दी 2 डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी अगर आप दुनिया में कैल्शियम कार्बोनेट को ढूंढने जाओगे तो आपको कैल्साइट और एरेगनाइट के फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिलेगा देखने के लिए। अब आपको क्लियर हो गया। सेम तरीके से सिलिका की बात करते हैं, तो सिलिका भी बच्चा पार्टी दुनिया में 3 फॉर्म में पाया जाता है, अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज और क्रिस्टाबोलाइट।
ये आपके सीटी के एग्जाम में आ सकता है। सिलिका एक अकेला सिंगल ऐसा सब्सटेंस है जो 2 या 2 से यानी 3 फॉर्म में पाया जाता है। सिलिका को आप 3 फॉर्म में, जैसे अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज और क्रिस्टाबुलाइट, ये 3 फॉर्म में सिलिका पाई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट और अरेगनाइट फॉर्म में पाया जाता है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म फॉर अ सब्सटेंस। बट फॉर अ एलिमेंट सबसे बेस्ट एग्जांपल इज कार्बन। कार्बन भैया डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, इन 3 फॉर्म में बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं पाया जाता है। यानी कि एलिमेंट के फॉर्म में हमेशा एलोट्रॉपी फॉर्म होती है। व्हाट इज एलोट्रॉपी? अ सिंगल एलिमेंट हैविंग डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स, है ना। जैसे कि कार्बन तो कार्बन ही है, वो 3 फॉर्म में पाया जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। ये 3 स्ट्रक्चर इसके बनते हैं कार्बन के। सो डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन आर दी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अब आपको समझ गया तो ध्यान देना, फुलरिन, ग्रेफाइट एंड डायमंड इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एलिमेंट। तो एलिमेंट के केस में एलोट्रॉप बनता है, सब्सटेंस के केस में कुछ नहीं बनता, सीधा फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के 2 फॉर्म, कैल्साइट, एरेगनाइट, सिलिका के 3 फॉर्म, यहां पर क्रिस्टाबुलाइट, बीटा क्वार्ट्ज, अल्फा क्वार्ट्ज। एलिमेंट के फॉर्म में रहेगा तो एलोट्रॉपी बनेगी, सिंगल एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स। ये बात ध्यान देना अच्छे से। चलो बच्चों समझ गया। तो आई होप बच्चा पार्टी आप सभी लोगों को ये पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म का जो टॉपिक है वो डिटेल में अच्छे से आप सबको समझ में आ गया है। तो जल्दी बताओ मुझे, आप सबको समझा है कि नहीं? कमेंट में जल्दी लिखो। आज पता नहीं मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। चलो समझा अच्छे से, कमेंट लिख दिया आपने। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये जो पेज नंबर आपको बुक में दिखा देता हूं, हमारा आइसोमॉर्फिज्म और हमारा पॉलीमॉर्फिज्म खत्म हुआ। देख लो बच्चों, यहां पे आप देख सकते हो, ये देखो इस तरीके से अल्फा क्वार्ट्ज दिखता है, ये क्रिस्टाबुलाइट है और ये बीटा क्वार्ट्ज है। ये तीनों के तीनों सिलिका का एग्जांपल है। सिलिका का देखो ये हमारा फॉर्मूला होता है SiO2। आपके बुक में सब दिया रहता है, आप रीडिंग तो अच्छे से किया करो। मैंने आपको रीडिंग के लिए बोला भी था, अगर आपने रीडिंग नहीं किया तो फिर आपकी गलती है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब बच्चा पार्टी यहाँ पे 4 टाइप मिलेंगे, एक आयोनिक मिलेगा, एक कोवेलेंट मिलेगा, फिर इसके बाद एक मॉलिक्यूलर मिलेगा, फिर इसके बाद एक मेटालिक मिलेगा। मेटालिक को समझना थोड़ा हार्ड है। फिर इसके बाद हम ये टेबल पढ़ेंगे और आज का हमारा चैप्टर, मतलब आज का हमारा टॉपिक खत्म। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में, ठीक है, मतलब ये इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एकदम डिटेल में। क्रिस्टलाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग आयोनिक क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों देखो, जो ये व्हाइट लाइन में लिखा होता है ना, ये मेन लाइन है। बाकी तो सब मैंने इनकी इंफॉर्मेशन बनाई है आपको, बाकी सब तो मैंने डिटेलिंग की है, ठीक है। चलो, आज मुझे ना बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन पेट भरा हुआ है, पता नहीं क्या क्यों ऐसा होता है। तो आयोनिक क्रिस्टल की चलो बात करते हैं, आयोनिक क्रिस्टल की बात करते हैं। तो आयोनिक क्रिस्टल क्या है बताओ? बताओ बच्चा, दुनिया में क्रिस्टल यानी क्या होता है? क्रिस्टल मतलब समझता है? आ जाओ बताता हूं। क्रिस्टल मतलब एक वो सिंगल चीज जिससे पूरी बड़ी चीज बनी है। अगर आपको मैं शक्कर का एक दाना लूं तो वो शक्कर का एक दाना क्रिस्टल है। आप समझा क्रिस्टल क्या है? वो एक छोटा सा क्रिस्टल है, वो यानी तिनका दाना है ना, शक्कर का वो छोटा सा दाना वो क्रिस्टल है। समझा आपको? तो दिस इज कॉल्ड एज आयोनिक क्रिस्टल। अब आपको समझा? तो आयोनिक क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, है ना, क्रिस्टलाइन यानी जो क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसकी अरेंजमेंट परफेक्ट होती है ना। समझा कि नहीं समझा? आप लोग ध्यान रखना अच्छे से। तो आयोनिक क्रिस्टल में जो क्रिस्टल्स होंगे, जो पार्टिकल होंगे, वो आयन्स होंगे। नहीं कि हमारे पार्टिकल एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं। तो यहां पर हमारे जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे? आयन्स होंगे। तो यहां पर आयोनिक क्रिस्टल हमारा यहां पे हम देखने जा रहे हैं कि कैसा दिखता है। चलिए फिर देखते हैं। तो ये आयोनिक क्रिस्टल में यानी आयोनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो कौन होंगे? चार्ज्ड आयन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहां पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो कौन होंगे? चार्ज्ड आयन। अब चार्ज आयन क्या होता है? आयन मतलब आप जानते ही हो, कटायन और अनायन। तो ये दोनों के ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है। तो यही दोनों हमारे चार्ज्ड आयन होते हैं। अगर इनके ऊपर जैसे कि मान लो सोडियम लिख दिया तो ये चार्ज आयन नहीं है, लेकिन अगर सोडियम प्लस लिख दिया तो ये हमारा चार्ज आयन है, यानी कटायन बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज है। समझा? तो चार्ज्ड आयन भरे होते हैं आयोनिक क्रिस्टल में। ये छोटी छोटी बातें याद रखना। इन आयन की साइज डिफरेंट हो सकती है, आपके बुक में भी लिखा है। चार्ज आयन मतलब एक ऐसा आयन
जो चार्ज को कैरी करता हो, जैसे सोडियम प्लस, क्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, तो ये सारे चार्ज आयन है जिनके पास पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होता हो। समझ गया? अच्छे से आगे बढ़ते हैं। आयोनिक पार्टिकल जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं टू ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आपको यहां पर समझाता हूं। आप बच्चों जानते हो कि जो NaCl होता है, इसको तोड़ोगे तो Na प्लस और Cl माइनस मिलता है। तो इनके पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो बस यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। आपने भी देखा होगा कि जब दो आयन मिलते हैं, जैसे कि आपको पता होगा H प्लस और OH माइनस, तो इनके बीच में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो बस ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ और नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, चाहे वो HCl हो, H प्लस Cl माइनस, इनके बीच में भी कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी डायग्राम बनाई है Na प्लस और Cl माइनस की। इनके बीच में जो भी पॉजिटिव और निगेटिव आयन के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यानी कि जो आयोनिक पार्टिकल होंगे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव आयन, अब सिंपल सी बात है कि आयोनिक क्रिस्टल में चार्ज आयन होते हैं, तो यहां पर बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा। तो जो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और बच्चों 11th में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। आपने पढ़ा भी होगा Q प्लस Q माइनस, यानी पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज खींचते हैं। और यहां पर दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि यह दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ये किसी चीज को जब खींचता है तो बहुत तेज खींचता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब आप मुझे बताओ बच्चों, आयोनिक क्रिस्टल में लॉजिक लगाना है, बस बहुत आसान टॉपिक है। जितना आप लॉजिक लगा लेते हो उतना आगे बढ़ोगे। याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। ठीक है, तो दुनिया के जब दो आयन एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं तो उनके बीच में फोर्स बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है ना। तो उनको तोड़ना भी तो बहुत कठिन होगा, बहुत हार्ड होगा, तोड़ जल्दी नहीं पाएंगे। तो जब जल्दी तोड़ नहीं पाएंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। मतलब जितना हीट देते जाएंगे तभी भी ऐसे मॉलिक्यूल पिघलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये अट्रैक्टेड होते हैं। यानी कि दो मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होगा। समझा कि नहीं समझा? ये बात आपको ध्यान देनी है। इसीलिए बच्चों ये जो सॉलिड है ये बहुत हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब अंदर से खोखला, लेकिन हार्ड मतलब बाहर से मजबूत। इसको पिघलाना बहुत हार्ड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इस बात को ध्यान देना। तो बच्चों ये सारी चीजें आपको समझनी है। अब बच्चों एक बात आप जानते हो कि जो आयोनिक सॉलिड है इसकी दो कंडीशन होती है। अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी कभी पास नहीं होगी, लेकिन अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसमें से बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। सोचो क्या कुदरत का मतलब करिश्मा है। आप सोचो जरा, आयोनिक सॉलिड एक ऐसा सॉलिड है अगर जिसको सॉलिड फॉर्म में है, अगर सॉलिड फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में है, जैसे नमक NaCl नमक जो खाते हो वो सॉलिड फॉर्म में है, उसमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। लेकिन अगर उसको पानी में घोल के और आप लोग उसको इलेक्ट्रोड बना दो, नहीं कि वहां अपन चैप्टर नंबर 6 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 5 में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 में, कि उसमें कैथोड एनोड डाल दो तो फिर वो इलेक्ट्रॉन कैसे पास होने लगते हैं। अपन ने देखा था फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे पास होते हैं, अपन ने देखा था ना बच्चा पार्टी बेसिक वाले वीडियो में। देखा नहीं क्या? बेसिक वाला वीडियो जाके देख लो फटाफट वीडियो सेक्शन में। तो लिक्विड फॉर्म में अगर वही चीज होगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन पास होते हैं और इसीलिए उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी पास होती है। जब वो मोल्टेन फॉर्म में हो, यानी पिघले हुए फॉर्म में हो, लिक्विड और मोल्टेन का मतलब एक ही चीज है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी थ्रू केमिकल। तो बच्चों याद रखना क्या क्या पॉइंट हमने पढ़ा। हमने पढ़ा कि आयोनिक क्रिस्टल जो होता है उसके अंदर सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे, यानी आयन से बना होता है आयोनिक क्रिस्टल। ये आयंस जो होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से अट्रैक्टेड होते हैं, इसीलिए फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है और इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ये बहुत हार्ड और ब्रिटल होते हैं। अगर आयोनिक क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में हो तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, अगर लिक्विड फॉर्म में हो तो बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो ये सारी चीजों को हमने पढ़ा। एग्जाम्पल क्या क्या है? NaCl, CaF2, कैल्शियम कार्बोनाइड, यहाँ पे सॉरी पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट,
सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हमारा फ्लोराइड है, ये F2 मतलब फ्लोराइड होता है, तो CaF2, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो हमारे सारे एग्जाम्पल थे। अब हम लोग पढ़ेंगे यहां पर कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल। अब कोवेलेंट वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कोवेलेंट सॉलिड है, यानी कि यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया जाएगा, यानी कि यहां पर कौन सा बॉन्ड बनाया जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया जाएगा। चलो ठीक है, सिंपल सी बात है। अब कोवेलेंट जो बॉन्ड है बच्चा पार्टी, ये बॉन्ड कौन बनाता है, ये बॉन्ड एटम बनाता है। ये बॉन्ड कोई एलिमेंट बनाता है क्या, नहीं, ये एटम बनाते हैं कभी भी, क्योंकि एटम के पास इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के थ्रू ही, हमने बचपन में पढ़ा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से हमारा यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो एटम कौन, अब समझा एटम क्यों यहां पे होता है, कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल में एटम क्यों यूज होता है, क्योंकि एटम ही इलेक्ट्रॉन अपने पास कैरी करके रखता है और एटम के पास ही इसीलिए इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो सकता है, इसीलिए शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द कोवेलेंट बॉन्ड। समझा अच्छे से, बॉन्ड फॉर्म्ड फ्रॉम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज, हमारा यहां पर बोला जाएगा उसको कोवेलेंट बॉन्ड। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा आर एटम्स, इस बात को आपको ध्यान देना है, एंड जो एटम होगा वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटम जो होता है इन दिस क्रिस्टल आर कनेक्टेड विद द कोवेलेंट बॉन्ड। भाई पहले ही बता दिया ना कि दो एटम जो होते हैं, जैसे कि आपने देखा भी होगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो ये कार्बन एटम है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे एटम है, ये हाइड्रोजन भी यहाँ पे एटम है, ये भी एटम है। इनके बीच में जो ये बॉन्ड है ना, ये रेड कलर का मैं बीच में डाल रहा हूं, ये जो बॉन्ड है ना डार्क, ये बॉन्ड ही हमारा, ये जो बॉन्ड है ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। समझ गया अच्छे से। तो यहां पर जो दो एटम है, आप देखो ना, कार्बन हाइड्रोजन, कोई भी कार्बन हाइड्रोजन देख लो, जो दो एटम है वो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो एटम्स इन दिस क्रिस्टल आर कनेक्टेड विद दी कोवेलेंट बॉन्ड, इस बात को आपको समझ के रखना है। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये हमेशा किसी भी मतलब एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बनता है। चलिए मैं आ जाऊं, आपको यहां पे समझा देता हूं कि ये कैसे होता है, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, तो आपको क्लियरिटी अच्छे से मिल जाएगी। आपने बचपन में नहीं पढ़ा होगा, बैक बेंचर बच्चों कोई चिंता मत करो। देख बेटा, जैसे कि कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये तुम जानते हो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,4 होगा, यानी कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, चलो अब मैं हाइड्रोजन लेता हूं, तो यहां पर हाइड्रोजन लेता हूं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1 ही आएगा। तो यहां पर क्या होगा, इसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो अब इनके पास कुछ है नहीं, तो इसीलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर हो जाएगा। सेम तरीके से बच्चा पार्टी यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि सेम तरीके से और ऐसे हमारे टोटल 4 एटम और आएंगे, समझ रहे हो, और 1 इलेक्ट्रॉन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो इस तरीके से इनके बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी। तो यहां पे जो ये बॉन्ड बना, ये कुछ और नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोवेलेंट बॉन्ड इज दी शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब लिख लो, ये सब मिलेगा नहीं आपको, लिख लो, ठीक है, ध्यान देना। तो जो ये बॉन्ड है, ये शेयरिंग ऑफ कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही दूसरे एटम का यहां पर बॉन्डिंग करवाता है, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करवाता है, और इनके बीच में जो भी बॉन्ड बनता है ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो अब आपको समझ गया होगा, 2 एटम यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होते हैं। समझा अच्छे से बच्चा पार्टी, कोई डाउट है आप लोगों को यहां पर, शायद डाउट नहीं होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको बना के भी रखा है कि जैसे कि मान लो ये, अगर मान लो मेरा ऑक्सीजन है, जैसे कि ऐसे होता है ना ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के बाहर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन इसके पास एक ही होता है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे बन जाएगा। समझा कि नहीं समझा, ये बात आपको क्लियर करके चलनी है। तो इस तरीके से सारी चीजें बच्चों फॉर्म होती हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन का एक देखो कनेक्ट हो गया, यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन का है और ये हमारा ऑक्सीजन का है, ये हाइड्रोजन का, ये हमारे ऑक्सीजन का है। तो इधर से 2 है इस तरीके से, यहाँ पे 2 इस तरीके से मिल करके शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुई और इस तरीके से पानी का हमारा स्ट्रक्चर बना। तो यहाँ पे 2
एटम, दो एटम विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्वाइंट है। अब आपको समझ गया होगा। तो बच्चा पार्टी जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होते हैं, जो आयोनिक क्रिस्टल होता है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में जो एटम यहाँ पर एटम होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर होते हैं कुछ इस तरह से, और हमारा स्ट्रक्चर बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो बच्चा होता है ये रिजिड और जाइंट होता है, यानी कि बड़े बड़े होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए मॉलिक्यूल मोस्टली बहुत बड़े आपको दिखाई देंगे, जैसे डायमंड हो गया, जैसे सिलिका हो गया, जैसे कार्बोरेंडम हो गया। तो ये सब अब कार्बोरेंडम क्या है गूगल कर लेना, हर एक चीज थोड़ी बताते बैठूंगा, कुछ आप लोग भी करो। कार्बोरेंडम एक एलिमेंट है, गूगल कर लो। तो रिजिड मतलब हार्ड होता है, जाइंट मतलब बड़ा होता है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए क्रिस्टल या दुनिया में सॉलिड पाए जाते हैं ये रिजिड या जाइंट होते हैं। दीज सब्सटेंस आर द हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड हाईली इनकम्प्रेसिबल। अब इसमें बहुत बड़े सब्सटेंस है, जाइंट हैं, रिजिड हैं, तो ये सारे के सारे इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ये बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इनको जल्दी दबाया नहीं जा सकता। ये बहुत इनकम्प्रेसिबल होते हैं क्योंकि बड़े बड़े होते हैं ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। अब आप बताओ डायमंड को आप दबा सकते हो क्या? ऐसा भाई कार्बन का करिश्मा है, ये याद रखना। हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, अब जिसको दबा नहीं सकते उसको ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इसमें नॉट मोबाइल, कभी इलेक्ट्रॉन इसमें मूव नहीं करते हैं। हेंस देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, हेंस देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके पास जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इनमें से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। आप सबको पता होगा व्हाट इज करंट। इट इज अ मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन द वायर। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, ये ध्यान रखना। अगर किसी भी वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना उसमें कभी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मोबाइल, यहां इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते। मोबाइल का मतलब मूवमेंट और मोशन होता है। मोबाइल मतलब ये नहीं कि वो वाला मोबाइल ठीक है, मोबाइल मतलब मूवमेंट या मोशन। तो अगर मोबाइल ना करते हो यहां पर इलेक्ट्रॉन तो ये इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये सॉलिड हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब आप डायमंड में से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो बच्चा आयोनिक सॉलिड भी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला था, वो भी मतलब बहुत बड़ा था, ब्रिटल था, हार्ड था। लेकिन कोवेलेंट सॉलिड भी हमारा मेल्टिंग पॉइंट इसकी बहुत ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, ये बहुत हार्ड होता है, इवन हार्डेस्ट होता है। भैया डायमंड से हार्ड कुछ नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये सॉलिड बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो। बोथ ionic and covalent crystal are hard and having melting point, boiling point high, and both are insulator at the low temperature। अगर आप इन सारे मटेरियल को ज्यादा गर्म करोगे ना तो इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भागने लगेगा, और अगर गर्म करने पर फ्री इलेक्ट्रॉन भागने लगता है तो ये गुड कंडक्टर बन जाते हैं। इसीलिए ये इंसुलेटर जो है ये लो टेम्परेचर में ही कहलाएंगे। इंसुलेटर मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना होती हो। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है मतलब इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, समझा अच्छे से। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कब आएगा? जब हम इनको हीट करेंगे। हीट करने पर इनके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के नाचने लगते हैं, इसीलिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन की मदद से हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो आई होप सो बच्चा आपको कोवेलेंट क्रिस्टल के बारे में भी समझ गया होगा। कोवेलेंट क्रिस्टल क्या होता है बस इतना ध्यान रखना कि ये हार्ड है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। कोवेलेंट क्रिस्टल है वो एटम से बनता है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होंगे। और तो और लो टेम्परेचर में ये इंसुलेटर होते हैं और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहलाते हैं। अगर आप चाहते हो कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो तो आपको इनको बहुत गर्म करना पड़ेगा, इनके टेम्परेचर को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तब ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना हो करके हाई या बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएंगे। समझ गया अच्छे से आपको मैं क्या कह रहा हूं? तो इस तरीके से आपको समझ के रखना है। हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, अब हमारा बचा है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और एक, तो चलो फिर उसको भी समझते हैं हम लोग। तो चलिए फिर अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर हमारा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की अब हम लोग बात करेंगे। बच्चा पार्टी आपको समझ गया ना? बस आपको मुझे ऐसा लग रहा है, दिल मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को ना ये फ्री इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा है। इसीलिए कहता हूं कि जाओ पहले बेसिक वाला वीडियो देख लो, जो मैंने बेसिक सिखाया है ना, जब मैं उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक सिखाऊंगा, समझ रहे हो, तब मैंने उसमें बहुत डिटेलिंग की है, समझा। उसी में मैंने बताया है कि फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं। आ जाओ आपको फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में सिखाता हूं। चलो आ जाओ, आपको थोड़ा सा सिखा ही देता हूं जिससे कि आपको हमेशा पता रहेगा, आगे बहुत हेल्प मिलेगी मुझे भी।
देखो क्योंकि मुझे ही पूरी केमिस्ट्री सिखानी, तो अभी बता के रखूंगा, तभी तो आप आगे चल के अच्छे से मेरे से पढ़ोगे, तो समझ में आते रहेगा ना, बार बार मुझे बताना नहीं पड़ेगा। देख बच्चा भाई, मान लो मेरे पास सोडियम है, और सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है, यानी कि 2,8,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। यानी कि ये कुछ इस तरह से हमारा पाया जाएगा, यानी पहले में 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। समझ गया मैं क्या कह रहा हूं? अब देखना जरा बच्चा, होता क्या है कि अगर मान लो ये सोडियम एलिमेंट से बने हुए एक मेरे पास पूरा का पूरा मेटल है, समझ रहे हो, तो इसके अंदर ये एटम पाया जाता होगा, ये इसके अंदर ये एटम बहुत सारे होंगे, क्योंकि दुनिया पूरी एटम से ही बनी है। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो इसके अंदर एटम है, अब इसके बाहर जो होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेगा एक, है ना, ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर एक अवेलेबल रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो ध्यान देना अच्छे से। तो मैं क्या करूंगा, मैं जैसे ही इस बंदे को हीट दूंगा, क्या दूंगा, हीट, तो क्या होता है जानते हो, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएगा, ऐसे फिर इसका भी बाहर निकल के आ जाएगा, ऐसे इसका भी बाहर निकल के आ जाएगा, इसका भी बाहर निकल के आ जाएगा, इसका भी। लेकिन ये सारे के सारे रहेंगे अपने इस बाउंड्री के अंदर ही, यानी कि ये सारे के सारे अपने वायर के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, वायर है मान लो, उस वायर के अंदर ही रहेंगे। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन आपको यहां दिख रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको कहीं बना लो बाबा, ये सब आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, वही नोट सिर्फ मिलेगी। ये हमारा कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बच्चा पार्टी, अगर मैं इस फ्री इलेक्ट्रॉन को आगे मूव करा दूं तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। उसके लिए मुझे पोटेंशियल देना पड़ता है, फिजिक्स वाले लॉज आएंगे फिर। तो इसमें अगर मैं फ्री इलेक्ट्रॉन को मैंने मूव करा दिया ना, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब आपको फंडा समझा, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो मूव कराओगे, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो मूव क्या घंटा कराओगे? समझा कि नहीं समझा? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? तो इसीलिए बस इतना याद रखो कि किसी किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं होता, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता उसमें इलेक्ट्रिसिटी कभी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जरा ध्यान देना अच्छे से कि जो हमारा यहां पर कोवेलेंट क्रिस्टल है, कोवेलेंट क्रिस्टल में यहां पर हमारा कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मोबाइल, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं। जब मूव नहीं करते तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं इसमें कोई भी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो मूव करेंगे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करते कोई, जो हमारे एटम के पास है। तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, जब नो मूवमेंट तो सॉलिड हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। समझा अच्छे से? इसीलिए कभी आपने देखा है डायमंड में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, सिलिका में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है? कभी ऐसा नहीं होता है। चलो अब पढ़ेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के बारे में, कि आखिरकार मॉलिक्यूलर क्रिस्टल क्या होता है, और एक और पढ़ेंगे मेटालिक क्रिस्टल। और ये दोनों क्रिस्टल को समझना थोड़ा हार्ड है, इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग का फोकस पूरा यही होना चाहिए। फिर हमारा इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग शुरू करेंगे यूनिट सेल को। तो चलो शुरू करते हैं। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के बारे में चलो पढ़ते हैं। चलो ध्यान देना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स, ध्यान देना, ऑब्वियस सी बात है, नाम में ही रखा है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल किससे बना होगा? एटम से, आयन से नहीं। किससे बनेगा? मॉलिक्यूल से बनेगा। एटम से कौन बना होता है? एटम से कोवेलेंट क्रिस्टल, क्योंकि एटम ही कोवेलेंट बॉन्ड को बनाता है, इसीलिए ध्यान रखना इस चीज को। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स हियर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स मोस्टली अनबॉन्डेड सिंगल एटम कहलाते हैं, ध्यान देना अच्छे से। तो यहां पर एटम विच इज नॉट बॉन्डेड, ठीक है, जो एटम कभी किसी से बॉन्डेड ही ना हो वही मॉलिक्यूल होता है, इस बात को ध्यान देना। चलो कोई ना, मॉलिक्यूल के बारे में और थोड़ा जान लो। एनी एटम, आयन और कंपाउंड, एनी कंपाउंड, एनी आयन, एनी एटम कैन बी अ मॉलिक्यूल। समझ रहे हो? हाँ, आप जो सोच रहे हो वो सही है, कि फिर तो वहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं कोवेलेंट क्रिस्टल में कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल, लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एटम लिखने पर यह फायदा होता है कि एटम सिर्फ जैसे H, ऑक्सीजन, कार्बन, यही सारे हो सकते हैं। मॉलिक्यूल तो कंपाउंड भी हो सकता है ना, तो अगर वहां तुम लिख दोगे तो वहां पर फिर आप H2SO4 भी आपको लेना पड़ेगा, HCl भी लेना पड़ेगा, जबकि इनसे तो बनता ही नहीं है हमारा कोवेलेंट क्रिस्टल। इसीलिए वहां सिर्फ एटम ही लिखना पड़ेगा, मॉलिक्यूल नहीं लिख सकते हो। अब आपको समझ में आ गया अच्छे से? तो मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, कंपाउंड भी। अब अगर आप वहां मॉलिक्यूल लिख दोगे तो आयन क्रिस्टल में एटम भी आ सकता है, कंपाउंड भी आ सकते हैं, जबकि इनसे तो कभी आयन बनता ही नहीं है। इस बात को आप ध्यान देना। तो यही फंस जाते हो, बस थोड़ा अपना दिमाग शांत रखो, ज्यादा सोचोगे तो ज्यादा कंफ्यूज जाओगे। तो मॉलिक्यूल्स यहां पर होंगे, बाकी सब जगह में आयन्स और बाकी सब जगह में एटम्स, यही सब रहेंगे।
ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्रिस्टल में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सोडियम, H2O, HCl, ये सारे के सारे हमारे मॉलिक्यूल हैं। तो मॉलिक्यूल कैन बी ए कंपाउंड, मॉलिक्यूल कैन बी एन आयंस, मॉलिक्यूल कैन बी एन एटम, ये बात आपको ध्यान देना है। मॉलिक्यूल कैन बी एन, देखो यहां पर ये आप देखो, मॉलिक्यूल कैन बी ए कंपाउंड, मॉलिक्यूल कैन बी एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल कैन बी एन एटम, या मॉलिक्यूल, समझा, अच्छे से ध्यान देना। तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारा मॉलिक्यूल होगा। अब देखो भाई, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में थोड़े थोड़े हमारे फोर्सेस का अप्लाई होता है। अब यहां पर तीन तरह के वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड विद द वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं ये अट्रैक्टेड और अटैच्ड बाय वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो जो मॉलिक्यूल होते हैं यहां पर बहुत सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर मिक्स होता है। तो चलो फिर इस चीज को थोड़ा समझ के लेते हैं कि वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या क्या हैं, कौन से हैं। तो हमारा पहला है, आपके बुक में भी दिया हुआ है लेकिन वहां पर बहुत खिचड़ी कर दिया है, यहां समझो। तो यहां पर वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो तीन तरह से ऐसे हमारे फोर्सेस हैं जो हमारे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल को बनाते हैं। ये फोर्स या इंटरेक्शन का नाम है। जैसे हमारे Q+ और Q- चार्ज में यहां पर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी तरह से हमारा यहां पर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डिस्पर्सन फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरह से हमारी तीन चीजें होती हैं। तो वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होता है, ध्यान देना। तो यहां पर पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक HCl, H2O एंड SO2, ये हमारी तीन चीजें यहां पर पाई जाती हैं। तो वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कौन कौन करता है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा क्या बताओगे? HCl, H2O, SO2, ये हमारे सारे के सारे वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करते हैं। याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है, मेहनत करोगे तो आबाद हो, भूल जाओगे तो बर्बाद हो। तो वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है इसको HCl, जैसे कि H बॉन्ड 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 वीक HCl, देखो ना इसके बीच में वीक बॉन्ड बनाया हूं ना, यही है। तो HCl, H2O, SO2, देखो यहां पर बनाया भी है H+ और O2-, नहीं क्या, तो इसके बीच में वीक डाइपोल इंटरेक्शन है, बस यही आपको ध्यान देना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं डिस्पर्सन फोर्सेस। अब जो यहाँ पर डिस्पर्सन फोर्सेस है ये बहुत ही वीक फोर्स माना जाता है बच्चों, यानी कि ये हमेशा नॉन पोलर बॉडी में होता है, और डाइपोल इंटरेक्शन हमेशा पोलर मॉलिक्यूल में होता है। पोलर मॉलिक्यूल बोले तो HCl, जैसे कि जिसमें प्लस और माइनस बन सकता हो उसे हम लोग पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन जैसे कि CH4 हो गया, जैसे कि CH4 हो गया, अब CH4 कभी पोलर मॉलिक्यूल बन सकता है क्या? जैसे CO2 हो गया, ये कभी पोलर मॉलिक्यूल है क्या? इसमें पोल्स होते हैं क्या? ऐसा कार्बन प्लस O2- कभी सुना है क्या? कार्बन प्लस ऐसा कभी नहीं सुने रहोगे, ठीक है। वो फिर बात क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है, वो बात की बात है, बस याद रखना। तो पोलर मॉलिक्यूल हमारा, पोलर मॉलिक्यूल्स में ही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। और डिस्पर्सन या लंडन फोर्सेस किसी से आपने पूछ लिया तो बता देना कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होता है, लाइक CH4। अब H2 देख लो, तो ये सारे नॉन पोलर है, जिनको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं बनता है, ये सारे नॉन पोलर हैं। तो यहां पर मोस्टली गैसेस ही नॉन पोलर होती हैं, तो गैसेस मॉलिक्यूल ही मोस्टली नॉन पोलर है, तो यही इनका डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स बनाएंगे, नॉन पोलर में ही बनेंगी। अब बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये सिंपल सॉलिड में बनता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसी में बनेगी जिसमें हाइड्रोजन होगा, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन होगा, जैसे आइस हो गया, NH3 अमोनिया हो गया, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया। तो इन सब में जिसमें हाइड्रोजन होगा वही हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जैसे कि अब H+ और O-, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, जो डॉटेड लाइन होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। तो H2O, NH3 और HF, ये हमारे तीन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है H2O, NH3 और HF की, इस बात को आपको हमेशा समझ के रखना है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर यूजुअली सॉफ्ट, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, दीज आर गुड कंडक्टर, गुड इंसुलेटर। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हमेशा गुड इंसुलेटर है, यानी कि जैसे कि हमारा प्लास्टिक हो गया या फिर हमारी पेन हो गई, कपड़ा हो गया, ये सारे
गुड इंसुलेटर बोले का मतलब यह है कि इसमें से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी हमारी पास नहीं हो सकती है, यानी कि मींस पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है ये। तो बस यही चीज आपको समझ के रखनी है कि दे आर दी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड पुअर ऐसा लिख सकता हूं, गुड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि गुड इंसुलेटर। तो कंफ्यूज मत होना कभी भी, ठीक है। तो याद रखो बच्चा पार्टी, सिर्फ आयोनिक क्रिस्टल में, अगर आयोनिक क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी नहीं, कमेंट में लिखते जाओ। अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, मोल्टेन फॉर्म में रहता है आयोनिक क्रिस्टल तो ठीक है। चलो कोवेलेंट क्रिस्टल में, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं नहीं होते, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी नहीं होगी, ठीक है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, अरे भाई ये तो मॉलिक्यूल है, इसमें तो बॉन्डिंग होती है डाइपोल डाइपोल, तो पोलर वाले में, नॉन पोलर में डिस्पर्सन फोर्सेस, इंट्रैक्शन इन दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री होते ही नहीं है, इसीलिए ये गुड इंसुलेटर है, यानी कि एकदम बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, समझा। कंडक्टर मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती हो, इंसुलेटर मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। इंसुलेटर जैसे प्लास्टिक पेन ये सब कुछ, कंडक्टर मतलब जिसमें से कॉपर वायर, सिल्वर वायर, ये सब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती हो। तो यहां तक आपको अच्छे से समझा है ना बच्चों, कोई डाउट है क्या? आप अपने टेक्स्ट बुक को एक बार अच्छे से रीड करते रहो, उसको समझते रहो। अब चलो पढ़ेंगे मेटालिक क्रिस्टल के बारे में, और मेटालिक क्रिस्टल को समझना थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, इसीलिए कहता हूं क्योंकि इसमें मेटालिक बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, और अगर आपको मेटालिक बॉन्ड समझ गया तो फिर आपको सब कुछ समझ जाएगा, ये बात मेरी पक्की कर लो आप लोग, ठीक है। चलो मैं आपको समझाऊंगा हर एक चीज, आप टेंशन चिंता मत करो। तो चलिए गाइस, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, मेटालिक क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे क्रिस्टलों में से सबसे लास्ट क्रिस्टल है। और बच्चों ये किसी को समझता ही नहीं है, इसलिए मैंने नोट्स तो अच्छे बना दिए, बट आपको समझाऊंगा मैं अलग से, और उसको आप लोग कहीं नोट करते जाओ। आप लोग मेरे साथ पढ़ने का तरीका तो सीख ही गए होगे कि आप लोगों को किस तरीके से समझना है, किस तरीके से पढ़ना है, हर एक चीज आपको समझ में आई गई होंगी, आइए कि नहीं आइए। चलो फिर, तो आप जरा यहाँ पे ध्यान देना, अच्छे से आ जाओ। मैं आपको सबसे पहले तो कुछ चीजें आप आराम से समझाऊंगा, ध्यान देना। उससे पहले आप एक लाइन तो पढ़ ही लो कि देखो भाई, आयोनिक क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस थे, ठीक है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल थे, ठीक है। फिर हमारा था कोवेलेंट क्रिस्टल, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम थे, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं एटम्स, इसलिए, ठीक है। मेटालिक क्रिस्टल में क्या होगा? मेटालिक क्रिस्टल में क्या होंगे? एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल तो हो गए, इसमें क्या होगा? तो दीज सॉलिड हैव फॉर्म्ड फ्रॉम और बाय एटम ऑफ द सेम मेटालिक एलिमेंट। ये क्या लिखा है भाई, समझ में नहीं आया। दीज सॉलिड्स आर फॉर्म्ड बाय एटम ऑफ द सेम मेटालिक एलिमेंट, यानी सेम मेटालिक एलिमेंट के एटम से बने होते हैं, सेम मेटालिक एलिमेंट से बने होते हैं। ये क्या चीज हुई भाई? चलो इसको थोड़ा समझते हैं। जो सेम मेटालिक एलिमेंट का मतलब क्या है, और एटम से ही बने होते हैं। अब देखो जरा ये क्या कह रहा है, देखो अगर मैं बोलता हूं कि कोवेलेंट क्रिस्टल की बात करो, तो जैसे कि मान लो अगर CH4 है, तो CH4 कार्बन और हाइड्रोजन एटम से बने हैं, नहीं क्या? जो एटम से बने होते हैं, कोवेलेंट क्रिस्टल भी तो एटम से बनता है, तो यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन से बना है ये। लेकिन मैं पूछूं कि सोडियम किससे बना है, बताओ? तो सोडियम नाम के एलिमेंट से ही बना होगा ना। तो दिस इज मेटालिक क्रिस्टल बट दिस इज कोवेलेंट क्रिस्टल। अब आपको समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं? यानी कि देखो भाई, कोवेलेंट क्रिस्टल भी एटम से बना है और मेटालिक क्रिस्टल भी एटम से ही बना है, लेकिन मेटालिक क्रिस्टल जो है वो एटम इसमें होगा सेम मेटालिक एलिमेंट का। जैसे कि मान लो कोवेलेंट क्रिस्टल है, अगर जैसे CH4 ये कोवेलेंट क्रिस्टल बनेगा, तो यहाँ पे C और हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तब जाके ये कोवेलेंट क्रिस्टल बना है। लेकिन अगर बोलो सोडियम किससे बना हुआ है, सोडियम तो सोडियम से ही बना है, यानी कि सोडियम नाम का एटम अपने ही सोडियम नाम के मेटालिक एलिमेंट से बना है। अब आपको क्लियर हुआ मेटालिक क्रिस्टल किससे बना होता है? एटम ऑफ अ सेम मेटालिक एलिमेंट, सेम मेटालिक एलिमेंट से। लेकिन कोवेलेंट क्रिस्टल किसी भी डिफरेंट एटम से बना होता है, बना वो भी एटम से ही होगा, ये बात ध्यान देना। बट मेटालिक क्रिस्टल में किसकी बॉन्डिंग होगी फिर? ये तो कोवेलेंट बॉन्ड करेगा नहीं, क्योंकि ये सेम से ही बना होता है ना भाई, सेम से ही बना होता है ना, ये खुद से ही बना होता है, तो ये तो कभी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा नहीं। तो ये बना होता है मेटालिक बॉन्ड से। और ये मेटालिक बॉन्ड क्या होता है भैया? मेटालिक बॉन्ड क्या है? मेटालिक बॉन्ड पहली बार सुन रहा हूं। कोवेलेंट बॉन्ड सुना है, हाइड्रोजन बॉन्ड सुना है, बहुत सारे बॉन्ड सुने, मेटालिक बॉन्ड क्या है?
चलो आ जाओ सीखते हैं मेटालिक बॉन्ड के बारे में। देखो सबसे पहली चीज, अगर आपको मेटालिक बॉन्ड समझना है तो सबसे पहले तो आप इतना समझ लो कि आपको आयोनिक बॉन्ड के बारे में तो पता ही होगा। ठीक है, बताओ आयोनिक बॉन्ड के बारे में तो पता ही होगा। आपको इतना पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इतना तो आपको मालूम ही है। ठीक है, अगर आपको इतना पता है तो आप सब कुछ जान जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इतना तो आपको मालूम पड़ गया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा और कोई भी नेगेटिव चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखनी है। क्लियर हो गया? अच्छे से ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, कोई भी पॉजिटिव आ जाए, कोई भी नेगेटिव आ जाए, ध्यान देना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, इतना तो आपको समझ गया ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मान लो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होता है। बचपन में अपन ने सब पढ़ा था। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,1 बनेगा। यानी कि इसके एटम के बाहर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, समझा ना? इसके बीच वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होगा और अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बाहर वाले में कितना होगा? सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होगा। बाहर वाले में कितना होगा? सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होगा। समझे कि नहीं समझा? इसी को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा। आपको मेटालिक बॉन्ड समझा दूंगा, सोचो। अभी फिलहाल के लिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है तो बताओ बच्चा, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है? कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और कौन सा बॉन्ड है ये? आयोनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है ये? आयोनिक बॉन्ड है। मालूम है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। बट हमको क्या सीखना है? मेटालिक बॉन्ड सीखना है। चलो ठीक है, तो अभी तक तो समझ गया ना अच्छे से कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 2,8,1, बाहर एक इलेक्ट्रॉन है जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इतना तो आपको अच्छे से पता है। अब चलो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग चीजों को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहां पर डिटेल में आगे की तरफ समझेंगे। अब ध्यान दे बच्चा, मान ले कि ये जो सोडियम एलिमेंट है, अगर इसी एलिमेंट से मैंने क्या किया, इसी एलिमेंट से अगर मैंने एक पूरा का पूरा सब्सटेंस उठा लिया, अगर मैंने क्या किया, पूरा का पूरा एक सब्सटेंस ही उठा लिया, जैसे कि बहुत, अब अगर मान लो ये पूरा सोडियम है, ये पूरा सोडियम है, समझा कि नहीं समझा? ये मैंने कैसे सोडियम अक्खा होता है, तो मैंने ये पूरा मेरा सोडियम है, ये मेरा पूरा क्या है? सोडियम है। समझ गया ना? चलो, तो इसके अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? जल्दी बोलो, होंगे ना? चलो हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे ना, मैं ऐसे फटाफट बना देता हूं। इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? चलो होंगे। इसके बाहर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बाहर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, होगा कि नहीं होगा? इसके बाहर एक एक इलेक्ट्रॉन, बताओ होगा कि नहीं होगा? चलो होगा, ठीक है, पक्का होगा। अब आ जाओ यहां पर, मान लो बच्चा पार्टी, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन था, अंदर 8 इलेक्ट्रॉन थे और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 2 पहले, फिर 8, फिर 1 थे। यानी कि ये स्टेबल होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन बाहर चाहिए होते हैं? बाहर इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, ऐसे ही करता है ना हमारा सोडियम, और 2,8 बनेगा और ये सोडियम प्लस बन जाएगा। यानी कि ये जो है यहां पर, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन हटा देगा, तो ये कैसा दिखेगा? अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर 8 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल गया। तो यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से कुछ लिखूं, तो सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और ये बन गया Na+। बताओ क्या मैंने ये गलत लिखा? ये सही लिखा कि नहीं लिखा? बताओ, ये सही लिखा ना मैंने, कि ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, बन जाएगा Na+। पहले था सोडियम, ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो 2,8 बन गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया ना, तो ये नेगेटिविटी हट गई, तो ऊपर क्या आएगी? पॉजिटिविटी। बैक बेंचर टॉपर को तो समझ गया होगा। तो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, Na+ आ जाएगा। Na यहां पर इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस तरीके से दिखेगा। अगर तुम्हारे अंदर से नेगेटिविटी हट जाएगी, तुम कैसे बन जाओगे? पॉजिटिव इंसान। तो ये इसके अंदर से नेगेटिव हट गया तो ये पॉजिटिव बन गया। अब आपको क्लियर हो गया? समझा? चलो बच्चों, आप ध्यान दो, सोचो
यानी कि हर एक सोडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। ऐसे ही सभी एलिमेंट में जो मेटल होते हैं, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। याद रहेगा आपको, मेटल हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो आप मुझे बताओ बच्चा पार्टी अब कि ये अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन, सब एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे और ये खुद क्या बन जाएंगे, ये खुद पॉजिटिव बन जाएंगे। खुद क्या बन जाएंगे, ये एलिमेंट सारे के सारे पॉजिटिव बन जाएंगे। अंदर ये खुद क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को, निगेटिविटी को लॉस किया है। तो खुद क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। खुद क्या बन जाएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव बन जाएंगे और अपने अंदर से निगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया है। आप मुझे बताओ, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत सारे निगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में पॉजिटिव 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 मेटल है, पॉजिटिव मेटल आयन है। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव मेटल आयन, मेटल आयन, पॉजिटिव मेटल आयन। ये क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन, निगेटिव इलेक्ट्रॉन। और ये निगेटिव पॉजिटिव है कि नहीं है, निगेटिव पॉजिटिव है कि नहीं है। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है, सिखाया है कि नहीं सिखाया है। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर मेटालिक बॉन्ड क्या है, खुद पॉजिटिव मेटल आयन अपने ही इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड होता है और ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर के एक बॉन्ड, एक स्ट्रक्चर, एक इंटरेक्शन करते हैं। और ये आपको कैसा लग रहा है, बहुत सारे निगेटिव इलेक्ट्रॉन, एक समुद्र है, ओशन ऑफ निगेटिविटी, ओशन ऑफ निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, और उनके बीच में पॉजिटिव मेटल आयन तैर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। समझा कि नहीं समझा, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आजा बेटा दिखाता हूं तेरे को, यहाँ पे देखो, यहां पर सारे के सारे ये हमारे निगेटिव इलेक्ट्रॉन है और बाजू में पॉजिटिव हमारे मेटल आयन है। ठीक है, ऐसे यहां देखो हमारे निगेटिव इलेक्ट्रॉन बहुत सारे घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, और इसके आजू बाजू पॉजिटिव हमारा एटम है। यहां आप खुद देखो, पॉजिटिव एटम है और अंदर निगेटिव इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। बस इसी तरह हमारा मेटालिक बॉन्ड बनता है। अब अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव बन गया तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा। ये हमारा एटम है, पॉजिटिव एटम, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ग्रीन वाला, तो इनके बीच में पॉजिटिव और निगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना। तो बस ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, ये बॉन्ड को हम लोग मेटालिक बॉन्ड कहेंगे। अब समझ में आया बच्चों अच्छे से मेटालिक बॉन्ड क्या है, समझा। तो जब हमारा सोडियम होता है ना, जो वो सोडियम जो होता है ना बच्चा, वो जानते हो क्या करता है, वो जो सोडियम होता है, ये सोडियम अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन को अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। और जब ये अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, जब ये अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो ये खुद क्या बन जाएगा, खुद क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, खुद क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और ये ये अपने ही सरफेस में निगेटिव इलेक्ट्रॉनों के बीच में, निगेटिव इलेक्ट्रॉनों के बीच में, यानी कि समुद्र है, निगेटिव इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है, उनमें पॉजिटिव मेटल आयन तैर रहा है। कुछ ऐसा हो जाएगा, एन ओशन ऑफ अ निगेटिव इलेक्ट्रॉन आपकी बुक में लिखा हुआ है, एन ओशन ऑफ अ निगेटिव इलेक्ट्रॉन, और उसके ऊपर पॉजिटिव मेटल आयन है हमारा यहाँ पर, और ये तैर रहा है उसके ऊपर, समझा ना। जबकि इसी ने उस इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है और इन्हीं के बीच में हमारा पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्शन बन जाएगा इस तरीके से। समझा ना मैं क्या कह रहा हूं, बस यही आपका मेटालिक बॉन्ड होता है। फिर इसी पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बनेगी एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। याद रहेगा अच्छे से, कोई डाउट है किसी को, पक्का। चलो आ जाओ पढ़ते हैं अब। ठीक है, देखो मैंने वही चीज यहां लिख के दिखाई है कि सोडियम है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो सोडियम प्लस बन गया, यानी पॉजिटिव मेटल आयन है ना। जैसे कि देखो यहाँ पे ये पूरा है ना, इसके बाहर सोडियम का एग्जांपल लिया मैंने, बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, देखो ये पॉजिटिव मेटल आयन बन जाएगा, पॉजिटिव मेटल एटम बन गया कि नहीं बन गया अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके। देखो कुछ इस तरह से अपना, मान लो एक सोडियम का आपके पास एक नहीं क्या ऐसे एक कतरा है, सोडियम का आपके पास एक कतरा है सोडियम, तो सोडियम में से देखो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। जब सोडियम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो सोडियम प्लस बन जाएगा ये, ठीक है। ये पॉजिटिव मेटल आयन है, Na प्लस मतलब पॉजिटिव मेटल आयन, और ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा
और बॉन्ड बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में बॉन्ड बनेगा, एंड वही बॉन्ड हमारा मेटालिक बॉन्ड कहलाता है, एमबी। याद रहेगा, इस तरीके से हमारा मेटालिक बॉन्ड बनता है। जो सिखाता हूं बच्चों, जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ना, इसी को कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन? लोकेशन, लोकलाइज मतलब लोकेशन, डीई मतलब जिसका कोई फिक्स ना हो, फिक्स ना हो, रिमूव हो गया, फिक्स ना होना, ठीक है। तो लोकलाइज्ड मतलब जिसका कोई लोकेशन फिक्स ना हो, जिसका कोई लोकेशन फिक्स ना हो, वही होता है डीलोकलाइज्ड, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद इसका कोई फिक्स लोकेशन है क्या? नहीं, कहीं भी भागता रहेगा, कहीं भी। इसीलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऐसे भागते रहते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा आपको, इस बात को समझ के रखना। तो दीज आर दी मेटल आयन, पॉजिटिव मेटल आयन। ये क्या है? पॉजिटिव मेटल आयन है। और ये हमारे रेड वाले हमारे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। एंड द बॉन्ड बिटवीन दीज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव एटम इज नोन एज मेटल बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। एग्जाम्पल के लिए यहां पर भी समझो, दो चार इमेज मैंने आपके लिए लाई है मेटालिक बॉन्ड समझाने के लिए। जैसे ये पॉजिटिव हमारा मेटल आयन है और ये यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये डीलोकलाइज्ड है। कहीं भी घूमेंगे, ये कहीं भी घूमेंगे, जुप 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 जुप, कहीं भी घूमेंगे, पूरे बॉक्स के अंदर कहीं भी घूमेंगे। बॉक्स यानी वो मेटल के अंदर, जैसे आयरन का टुकड़ा है, सोडियम का टुकड़ा है, वो टुकड़े के अंदर ही कहीं भी घूमेंगे। समझा ना? जैसे कि यहाँ देख लो, ये मेटल, ये इमेज बहुत अच्छी है, ये इमेज बहुत अच्छी है, इसको रेटिंग अच्छी दो, ठीक है, बहुत अच्छी है, ये ज्यादा अच्छा समझा दे रहा है। तो मेटल आयन ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड, कौन सा इलेक्ट्रॉन है? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, याद रखना, ठीक है। तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव मेटल है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, जो बॉन्ड बनेगा वही हमारा मेटालिक बॉन्ड है। व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड? The bond between the positive metal ion and the delocalized electron is known as metallic bond। लिख लो फटाक से, लिख लो फटाक से। चलो आगे बढ़े। अभी तो आप लोग को मेटालिक बॉन्ड समझ गया होगा, समझ तो गया। एग्जाम में कैसे लिखेगा मुन्ना? एग्जाम में आता है फॉर 2 मार्क्स। एग्जाम में कैसे लिखेगा? चलो बताता हूं। देखो बच्चा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का। अंदर वाला इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकलता है, ध्यान देना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज्ड ओवर इंटायर क्रिस्टल हैविंग बिहाइंड पॉजिटिव मेटल आयन। जब सोडियम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, डीलोकलाइज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर, मैंने कितना अच्छा लिखा है, देखो मेरी नोट्स। डीलोकलाइज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो अंदर मेरा मेटल आयन बन छोड़ देगा ना। मेरे अंदर से गंदगी निकल जाएगी तो मुझे कैसा छोड़ के जाएगी? मुझे पॉजिटिव बना के जाएगी वो। अगर कोई निगेटिविटी दूर जाएगी तो मुझे पॉजिटिव बना के जाएगी। तो जब किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाता है, बाहर जाने को कहेंगे डीलोकलाइज हो जाना, यानी अपने लोकेशन को डीलोकलाइज कर देना, अपने लोकेशन को चेंज कर देना, अपने लोकेशन से रिमूव हो जाना, इसे कहते हैं डीलोकलाइज होना। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़ के डीलोकलाइज हो जाएगा तो वो मेटल को कैसा बना देगा? किस हालत में छोड़ेगा उसे? पॉजिटिव हालत में छोड़ेगा, पॉजिटिव मेटल आयन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा कहां? रहेगा तो भैया अपने क्रिस्टल में ही ना, इंटायर क्रिस्टल में ही घूमेगा ना। तो क्रिस्टल में तो पॉजिटिव भी रहेगा जिसको उसने ही छोड़ा है, और इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। तो इन्हीं के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इन्हीं के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जो भी बॉन्ड बनेगा वो रहेगा मेटल बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। अब समझ गया होगा आपको पक्का, ठीक है, ध्यान देना। तो मेटालिक क्रिस्टल आर दी अरे ऑफ, देखो वही जो मैंने ओशन बताया ना, ओशन सी। तो मेटालिक क्रिस्टल जो होते हैं ना, आर दी अरे ऑफ पॉजिटिव मेटल आयन इमर्ज्ड इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहां वहां घूम रहे हैं, देखो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन बहुत सारे यहां वहां घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे यहां घूम रहे हैं। समुद्र है इलेक्ट्रॉनों का, और उसके ऊपर कौन तैर रहा है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव हमारा मेटल, पॉजिटिव चार्ज उसके आजू बाजू घूम रहा है, इर्द गिर्द घूम रहा है। जैसे धरती मैया हमारे सन का चक्कर लगाती हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारे सोडियम का, इलेक्ट्रॉन हमारे मेटल आयन का चक्कर लगा रहा है ना। दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन का ओशन, समुद्र, और उसके ऊपर कौन तैर रहा है? पॉजिटिव हमारा मेटल आयन। ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है ये सीन, ठीक है, ध्यान देना, यही यहां पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ो। तो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन पॉजिटिव मेटल आयन एंड निगेटिव डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड। अब बताओ बच्चों, समझ में आया हो? दिल से बोलो, कितना अच्छे से समझा दिया। कोई टीचर कोई भी ट्यूशन में कहीं भी जाओ,
मेटालिक बॉन्ड आपको नहीं समझा होगा, मैं गारंटीड लेता हूं, लेकिन मैंने इतना आसान तरीके से आपको समझाया कि आप एकदम दिल से खुश होके जाओगे। तो अट्रैक्टिव इंटरैक्शन बिटवीन पॉजिटिव मेटल आयन एंड नेगेटिव डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि निकला हुआ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड रिमूव हुआ इलेक्ट्रॉन, आर कॉल्ड एज, उनके बीच के अट्रैक्टिव इंटरेक्शन को ही मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन है ना, तो इनके बीच में ये देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो फिर मेटालिक बॉन्ड कहेंगे, क्योंकि मेटल ने बॉन्ड बनाया है, मेटल ने बॉन्ड बनाया है, मेटल आयन ने बॉन्ड बनाया है। समझा? समझा? अच्छे से ध्यान देना। तो मेटल में हमेशा आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे देखो कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, आयरन, फिर ये एस्टाटीन है, फिर ये एजी पता नहीं क्या है, कोबाल्ट है, समझ गया? तो ये ध्यान देना अच्छे से, एजी मतलब सिल्वर होता है बोलते पता नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, ठीक है? तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल याद रखना, तो मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, याद रहेगा? याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। आई होप सो जिस बच्चे को मेटालिक बॉन्ड समझाए तो हार्ट भेजो, एक नहीं 10 15 20, और जो मन में आए अच्छी अच्छी बातें लिख डालो कमेंट में, और एक वीडियो तो जरूर लाइक कर देना ये वाली, ठीक है? और मैं गारंटीड बोलता हूं कि आप सबको मेटालिक बॉन्ड पक्का समझा होगा, जो अभी तक के टॉपिक का सबसे हार्डेस्ट टॉपिक था हमारा, ठीक है? चलिए, जो कि किसी को नहीं समझता है। तो बच्चों याद रखना, मेटालिक बॉन्ड या मेटालिक जो हमारा क्रिस्टल होता है, मेटालिक क्रिस्टल में भी एटम का ही इस्तेमाल करते हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, यही सब, बस इसमें सेम मेटालिक एलिमेंट होता है। और कोवेलेंट क्रिस्टल में भी मेटल का ही इस्तेमाल होता है, सॉरी एटम का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन वहां पे जो एटम होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एटम्स होते हैं, और यहाँ पर जो एटम्स होंगे वो सेम मेटालिक एलिमेंट के एटम्स होते हैं। जैसे सोडियम है तो सोडियम में सोडियम के एटम्स ही रहेंगे, लेकिन कोवेलेंट में जैसे CH4 कोवेलेंट क्रिस्टल है या गैस होती है, फिलहाल कोई भी कोवेलेंट क्रिस्टल ले लो यार, डायमंड ले लो, डायमंड, ठीक है? तो डायमंड में कार्बन और कार्बन ही कार्बन रहेगा, डायमंड में कार्बन के रहेंगे, अब डायमंड में कार्बन के रहेंगे, ग्रेफाइट में कार्बन के रहेंगे, लेकिन सोडियम में सोडियम के ही रहेंगे, समझा ना? पोटेशियम में पोटेशियम के ही रहेंगे। तो दिस इज मेटालिक क्रिस्टल एंड डायमंड, ग्रेफाइट, दैट वन इज द कोवेलेंट क्रिस्टल। अब समझा अच्छे से? तो क्रिस्टल मतलब जिसको डेफिनेट शेप होता है, कल पढ़ा था क्रिस्टल क्या होता है, लेक्चर 1 जाके पढ़ो, क्रिस्टलाइन सॉलिड ही क्रिस्टल है, समझा ना? अच्छे से ध्यान देना। तो आई होप बच्चों आपको मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक स्ट्रक्चर आपको अच्छे समझा होगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, मेटालिक बॉन्ड में पॉजिटिव चार्ज कौन होगा? मेटल आयन, और नेगेटिव चार्ज कौन होगा? इलेक्ट्रॉन खुद। तो ये चार्ट में आपको जो भी हमने अब तक पढ़ा है, ये चार्ट में हमारा सारा कंक्लूजन है चारों टॉपिक का, चारों टॉपिक का हमारा क्या है? कंक्लूजन है। तो चलो आ जाओ टेक्स्ट बुक में फिर थोड़ा देख लेते हैं, फिर टॉपिक को खत्म करेंगे। देखो, ये मैं चाहता हूं कि आप सब बच्चे इसको याद कर लो, और जब आप याद कर लोगे तो फिर एक कमेंट करना, बोलोगे भैया बहुत कमेंट करवाते हो, अरे करो यार, मजा आता है, 2-4 कमेंट तो करके जाओ, क्या मिलता है, फ्री में पढ़ रहे हो, कमेंट ही कर दो कम से कम, ठीक है? तो आयोनिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल, ये पूरा आपको याद होना चाहिए, और याद हो जाएगा तो कमेंट करना भैया याद हो गया। तो जैसे कि देखो, आयोनिक क्रिस्टल में पार्टिकल, कटायन, अनायन होते हैं, कोवेलेंट में एटम होते हैं, मॉलिक्यूलर में मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं मॉलिक्यूलर में, मेटालिक में मेटल आयन ऑफ सेम मेटल आयंस इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल आयन यानी पॉजिटिव आयन इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, समुद्र, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में पॉजिटिव मेटल आयन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के समुद्र में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे ना, अब आपको समझ गया? सोचो बहुत से बच्चों को समझता ही नहीं है ये, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में पॉजिटिव मेटल आयन तैरते हैं, समझा? यही मेटल सॉलिड है, यही हमारा मेटालिक सॉलिड है, याद रखना इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें कोवेलेंट, इसमें लंडन डिस्पर्सन, इसमें मेटालिक बॉन्ड। हार्डनेस कैसी होती है? तो आयोनिक बॉन्ड हार्ड ब्रिटल थे, कोवेलेंट बहुत हार्ड जैसे डायमंड, मॉलिक्यूलर थोड़े सॉफ्ट होते हैं, मॉलिक्यूलर में ये वेरिएबल होते हैं अलग अलग कंडीशन में। मेटालिक पॉइंट इसमें हाई होता है, इसमें भी हाई होता है, इसमें लो, इसमें वाइड रेंज में रहता है। इसमें थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, आयोनिक क्रिस्टल जो होता है ये पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, कोवेलेंट में भी पुअर इलेक्ट्रिसिटी होती है। आयोनिक में तो कंडीशन होता है, सॉलिड स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, और वही मोल्टन फॉर्म में है तो चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें तो वही होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है, वो आपको सिखाऊंगा वहां पे मैं बहुत अच्छे से, इलेक्ट्रॉन कैसे वहां पे फ्री, बस इतना याद रखो, इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, चाहे कोई भी हो, कोई भी आ जाए भैया, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी बस। तो वहां पर लिक्विड हो जाएगा,
कोवेलेंट क्रिस्टल में यहाँ पर ग्रेफाइट वगैरह, यहाँ भी पुअर कंडक्टर, ये सिर्फ गुड कंडक्टर है बस। बाकी एग्जाम्पल पढ़ लो, ये बहुत अच्छा फ्लो चार्ट है, आपको ये आना चाहिए। अब हम लोग कल पढ़ेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। तो बच्चा पार्टी आई होप सो कि आप सबको यहाँ तक का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं ऐसे मनाता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से इसको याद कर लोगे। मैंने अपना बहुत अच्छा कोशिश किया, बहुत बेस्ट दिया मैंने अपना। आई होप सो कि आप सब इस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, जानोगे। और एक चीज नहीं करते हो यार, बहुत बुरा लगता है, लाइक नहीं करते हो वीडियो को, चुपचाप देख के चले जाते हो। और दूसरा एक काम और नहीं करते हो, अपने दोस्तों को शेयर भी नहीं करते हो। शेयर कर दिया करो बस, इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं। प्रशांत भैया इज हियर देन व्हाई टू फियर, न्यू इंडियन राज जिंदाबाद। चलिए फिर चलते हैं, लेक्चर नंबर 3 आएगा और उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, देन पैकेजिंग एफिशिएंसी। ये सारे टॉपिक को मक्खन बना देंगे, मक्खन मक्खन ऐसे मक्खन, ठीक है। और टाइम टेबल मत पूछो, 2-3 दिन रुक जाओ, फिर लाइव लेक्चर का टाइम टेबल आपको दे दूंगा, पहले रिकॉर्डिंग देखते रहो। तब तक 200 पेज की बुक बना लो, इसमें सारे नोट्स लिख डालो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। न्यू इंडियन एरा का ऐप भी डाउनलोड कर लो, वो भी आपको वहां पर भी नोट्स मिलेंगे, ठीक है। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।